Hello everyone. Today our topic is accounting principles, conventions and concepts. ये बेसिक्स होते हैं अकाउंटिंग के जिनके बेसिस पर आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जनरल्स प्रॉपर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। In say that principles होते क्या इन नॉर्मली वी कैन से दैट द प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस विच आर फॉलोड बाय द एनी पर्सन या एनी कंपनी। प्रिंसिपल्स एक तरह की गाइडलाइंस होती है, एक तरह के अपने सिद्धांत होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा। तो इन ब्रॉड सेंस वी कैन से दैट कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बी डिफाइंड एज those rules, standard practices, accounting assumption or concept, conventions of action or conduct which are derived from experience, historical precedents, regulation of government agencies, statement of individuals, practice, professional bodies, and when they prove useful, they become accepted as principle of accounting. तो जनरल ऑफ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम कह सकते हैं कि वो रूल्स, स्टैंडर्ड या प्रैक्टिस जो कहाँ से या तो एक्सपीरियंस से आई है या कोई हिस्ट्रिकल पास्ट में इससे कोई एक्सीडेंट हुए उनसे है या गवर्नमेंट एजेंसी के या प्रोफेशनल बॉडी जैसे आईसीआई आईसीएसआई के द्वारा मोस्टली यूज किए जाते हैं या उनके द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं जनरली वो गाइडलाइंस होती है फॉर द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मतलब जो आपके डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे क्लासीफाई करना और कैसे उनको फाइनल अकाउंट में रिप्रेजेंट करना है। तो मेनली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं जो गाइडलाइन होता है फॉर द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, और ये आते कहाँ से, ये प्रैक्टिस से आते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ एजेंसीज के द्वारा बनाए हुए होते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा बनाए हुए होते हैं या फिर एक्सपीरियंस के द्वारा डिराइव्ड किए जाते हैं। तो ये जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हमने पढ़ा। अब अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। फर्स्टली वी नो अबाउट द व्हाट इज द कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। अगर हम बात करें तो कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट जो होते हैं वो रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के जो कब फॉलो किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते समय या बिजनेस ट्रांजैक्शन के समय। तो जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं वो रूल्स होते हैं जो विच आर फॉलोड बाय व्हेन जब बिजनेस रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट के समय। और जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती है वो एक कस्टम्स, रिवाज या प्रैक्टिसेस होती है जो किसके द्वारा एक्सेप्टेड किए जाते हैं, अकाउंटिंग बॉडीज मतलब आईसीआई आईसीएसआई आईसीडब्ल्यू है, एंड अडॉप्टेड बाय द फर्म टू वर्क एज गाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो एज ए प्रैक्टिस यूज होती है, एज ए गाइड यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जो कि किसके द्वारा एक्सेप्टेड होती है, प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा। जबकि अकाउंटिंग कंसेप्ट आपके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो आपको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन और फाइनल अकाउंटिंग प्रिपेयर करते समय ध्यान रखना होता है। अब कंसेप्ट कंपल्सरी हो गए जबकि कन्वेंशंस आपके लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस में यही ध्यान रखना, कंसेप्ट कंपल्सरी हो गए और कन्वेंशंस लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। कंसेप्ट एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जबकि कन्वेंशंस आपके प्रैक्टिस एंड गाइडेंस होते हैं फॉर द यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब हम बात करें कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं। तो हम जब कंसेप्ट की बात करें तो अब आपके बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, रियलाइजेंस कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एक्रुअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। कन्वेंशंस की बात करें हम तो कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी। तो ये कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस थे। इसके बाद हम इनको डिटेली पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है कि जब आपका जो बिजनेस और ओनर है दोनों को सेपरेट रखना। आपका बिजनेस एक अलग चीज़ होगी और आपका जो ओनर हो बिजनेस अलग चीज़ होगा। तभी तो हम जब लाइबिलिटीज़ में कैपिटल शो करते हैं वो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे करते हैं, या ड्राइंग जो हम शो करते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खुद के सेल्फ यूज के लिए निकाले जाते हैं फ्रॉम द बिजनेस मनी, उससे भी हम किस कंसेप्ट के बेसिस पे प्रेजेंट करते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है कि बिजनेस ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द प्रोप्राइटर। आपको जो बिजनेस है वो अपने ओनर्स के सेपरेट ट्रीट करना है। उसके बाद दूसरा जो आपके कंसेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट।
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जब अपना बिजनेस या कोई भी ग्रुप बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये कभी भी सोच कर नहीं करता कि उसका शॉर्ट टर्म बिजनेस होगा। वो हमेशा यही सोच कर करता है कि उसका लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा और ईयर टू ईयर वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो जो उसका बिजनेस जो होगा वो कंसिस्टेंसी बेसिस पे, कंटिन्यूड बेसिस पे होगा। तो द गोइंग कंसर्न अजम्पशन होल्ड्स दैट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी व्यूड एज कंटिन्यू इन ऑपरेशन इनडेफिनेटली। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो कंसेप्ट यही कहता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे देखते हैं कि वो जो है वो ओल्ड कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू बेसिस पर अपना बहुत लंबे समय तक बिजनेस ऑपरेट करता रहेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हो गया, बिजनेस एंटिटी हो गया। एंड थर्ड वी टॉक अबाउट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की बात करें हम, तो इन द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वी कैन से दैट कि आपका जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, आप किसी भी अकाउंटिंग, किसी भी ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जो वो मनी में मेजरमेंट हो रही हो या मनी में हम उसे माप सकें। फॉर एग्जांपल हम कहें कि वो एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है, तो उसे हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कितना ईमानदार है, कितने रुपए का ईमानदार है, तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन। बट हम उस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रहे हैं उसको हम किस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारी अकाउंटिंग बुक्स में कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी अकाउंटिंग टर्म, अगर कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना हो तो सबसे पहले उसको किस में एक्सप्रेस करना जरूरी है, टर्म्स ऑफ मनी में। उसको मनी में एक्सप्रेस करना जरूरी, तभी आप उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड द फोर्थ वी टॉक अबाउट कॉस्ट कंसेप्ट। द कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए फर्म शुड बी स्टेट इन वेरियस अकाउंटिंग स्टेटमेंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर देम। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो उसमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज शो करते हो, तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज या डिफरेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट जैसे P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, उन सब को आपको किस पे शो करना है? प्राइस पे शो करना है, जिस प्राइस पे उसको आप एक्वायर किए गए हो या परचेज किए गए हो। तो कंसेप्ट में कौन आ गया? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना बिजनेस और ओनर दोनों को सेपरेट ट्रीट करना है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि आप बिजनेस को कैसे देखते हो कि वो कंटिन्यूसली अपना बिजनेस ऑपरेट करता रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि आप वही अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग बुक्स में जो मनी टर्म्स में आप क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट वो हो गया कि आप किसी भी अकाउंटिंग जो आप परचेज कर रहे हो, कोई भी असेट्स या लाइबिलिटी या कोई भी एक्सपेंडिचर या इनकम हो रहा है, तो आप असेट्स एंड लाइबिलिटीज को किस पे शो करोगे? जिस पर आपने उसको एक्वायर किया है या उसको पे किया है, यानी लागत जो कॉस्ट उसकी लगी उसी पे आपको क्या करना है? उसको प्रेजेंट करना है। उसके बाद हम बात करें ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है अब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा तो उससे दो अकाउंट हमेशा इफेक्ट होंगे। अब दो अकाउंट इफेक्ट होंगे तो उससे आप डबल, जो भी आप अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज भी करते हो तो डबल एंट्री सिस्टम पे करते हो। उससे क्या होता है? दो अकाउंट, एक तो डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, एक को बेनिफिट होता है और एक को लॉस, एक को एक्सपेंडिचर होता है तो एक की इनकम होती है। तो इस तरह दो अकाउंट हमेशा इफेक्ट होते हैं, तो इसलिए ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट आ गया। तो ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट का ये इक्वेशन ध्यान रखना कि टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स किसके इक्वल होती है? टोटल लायबिलिटीज के। दूसरी इक्वेशन, टोटल असेट किसके इक्वल होती है? कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटीज। जो टोटल असेट्स होगी आपकी वो कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटीज के इक्वल होगी। तीसरी बात करें हम कैपिटल, कैपिटल किसके इक्वल होगी? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। टोटल असेट्स में से हम जो आउटसाइडर लायबिलिटीज लेस कर देते हैं वो आपके किसके इक्वल होती है? कैपिटल के इक्वल होती है। तो ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये होता है कि हेवली बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट हमेशा इफेक्ट होंगे, एक तो डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। उसी के बेसिस पर इक्वेशन है कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। टोटल असेट्स को हम कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटीज के भी इक्वल होती है, और अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो वो टोटल असेट्स में से जब हम आउटसाइडर लायबिलिटीज सब्सट्रैक्ट कर देते हैं या माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल आ जाती है। नेक्स्ट
we talk about the objectivity concept. This concept implies that all accounting transactions should be evidenced and supported by business documents. ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो या आप रिकॉर्ड करते हो वो डॉक्यूमेंट बेसिस पे होते हैं, या तो उनका कोई इन्वॉइस होगा या वाउचर होगा या बिल होगा, उसी के बेसिस पर उसकी क्या की जाती है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की जाती है। वो हमेशा एज ए एविडेंस यूज होते हैं आपके ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है? द रियलाइजेशन कंसेप्ट एज्यूम इम्पोर्टेंस व्हेन द इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। दिस कंसेप्ट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। जो रियलाइजेशन कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस कब होती है? जब आप इनकम स्टेटमेंट पर प्रिपेयर करते हो, और यह कंसेप्ट ये बताता है कि आपकी रेवेन्यू तभी मानी जाए, तभी रिकॉग्नाइज होगी, डिटर्मिनेशन की जाएगी जब वो रियलाइज होती है, रिकॉग्नाइज की जाती है। वो आपका क्या होगा? रियलाइजेशन कंसेप्ट होगा। तो ये कहने का मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट के समय आपके रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ये कंसेप्ट ये डील करता है कि आपका जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा उसी समय, उसी टाइम पे वो डिटर्मिनेशन किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट में ये है। उसके बाद मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि आपके जितने एक्सपेंडिचर आए हैं उतने ही इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर जो साल भर में इनकर हुआ है वो किससे मैच होने चाहिए? आपके इनकम से मैच होने चाहिए। यानी इनकम, जितने भी एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर इनकर्ड हुए वो आपके इनकम से मैच होने चाहिए। एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच रिक्वायर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू when they are earned and not when they are received in cash, and recorded expenses when they are incurred and not when they are paid। कहने का मीनिंग है, एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि आपको कोई भी एक्सपेंडिचर या इनकम तब रिकॉर्ड करनी है जब वो अराइज होते हैं, या उसको पेड केस में जब रिसीव या पेड करते हैं तब उसको रिकॉर्ड नहीं करनी है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अराइज हो जाती है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उसको अकाउंटिंग बुक्स में क्या करना है? रिकॉर्ड कर लेना है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, पीरियड इज द टाइम फ्रेम फॉर विच अ बिजनेस प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अकाउंटिंग के एक टाइम फ्रेम होता है, किसी भी एक टाइम फ्रेम हो जिसके बाद आपको उस अकाउंटिंग रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आपको अपने यूजर्स के लिए, इंटरनल यूजर्स या एक्सटर्नल यूजर्स के लिए सामने प्रेजेंट करना होता है। मेनली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 ईयर या 12 मंथ्स का होता है फाइनेंशियल ईयर में। हम बात करें वापस स्टार्टिंग से कंसेप्ट की, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में हमेशा ये ध्यान रखना, ओनर्स और बिजनेस को सेपरेट ट्रीट किया जाता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि आपको जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म में अपना बिजनेस ऑपरेट करता रहेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि आपके अकाउंटिंग बुक्स में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि आपके वही आप अच्छे से लायबिलिटी उसी पे शो करना है जिसमें आपको एक्वायर किया हो, यानी जो अमाउंट आपने पे की है। कॉस्ट कंसेप्ट एंड द ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या हो गया? जब आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो तो 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। उसी के बेसिस पे ये इक्वेशन है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। टोटल असेट्स माइनस टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटीज, और कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या बिजनेस अकाउंटिंग एंट्री आप रिकॉर्ड करते हो तो वो इन्वॉइस या वाउचर या बिल के बेसिस पे, कोई एविडेंस के बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हो। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि रियलाइज इनकम स्टेटमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये कहता है कि द रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रेवेन्यू रियलाइज व्हेन द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड और द सर्विस रेंडर्ड टू कस्टमर फॉलोइंग द रिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल, और रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन द फर्म एक्चुअली सेल्स गुड्स अगेंस्ट द ऑर्डर। यानी कहने का मतलब है कोई भी इनकम तभी रियलाइज या रिकॉग्नाइज मानी जाएगी जब वो ओरिजिनल में रियलाइज हो। ओरिजिनल में रियलाइज मतलब जब आप कोई बिजनेस कर गुड्स सोल्ड कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो तो वो तभी मानी जाएगी जब वो गुड्स आप अपना गुड्स का टाइटल आप सामने वाले को
ट्रांसफ़र कर देते हो या सर्विस आप सामने वाले को दे देते हो। और फ्रॉम एक्चुअली में तभी किसी भी रेवेन्यू को रियलाइज कब मानते हैं जब वो एक्चुअली में गुड्स सोल्ड आउट कर देता है, एक्चुअली में गुड्स का टाइटल सामने वाले को दे देता है, तभी वो क्या कहा जाता है, उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मानी जाती है, रियलाइज मानी जाती है। उसके बाद मैचिंग कंसेप्ट क्या है, होल ऑफ द ईयर अकाउंटिंग ईयर में आप जितने भी एक्सपेंडिचर हो किससे मैच होने चाहिए, इनकम से होने चाहिए। एक्यूरल कंसेप्ट क्या कहता है, एक्यूरल कंसेप्ट ये कहता है कि आपको कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर तब अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करनी है जब वो अराइज होती है, तब नहीं जब वो एक्चुअल में केस में हो। अकाउंटिंग पीरियड किसी भी, अब आप अकाउंटिंग में आपके जो बिजनेस में एक्सपेंडिचर इनकम हो रहा है, हमें एक पीरियड के बाद उसको प्रेजेंट करना होता है, तो मोस्टली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 ईयर या 12 मंथ का होता है। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा। कंसेप्ट क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। नाउ वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग कन्वेंसेस। अकाउंटिंग कन्वेंसेस क्या होती है, जो एक अकाउंटिंग कन्वेंसेस एक तरह की गाइड होती है या एक तरह के प्रैक्टिसेस होती है जिसको अकाउंटिंग बॉडीज़ के द्वारा फॉलो की जाती है और ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, ध्यान रखना। 4 तरह की होती है, डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मैटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म। डिस्क्लोजर की हम बात करें, डिस्क्लोजर ये होता है कि आप अकाउंटिंग जो जितने भी ट्रांजेक्शन हुए अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बनाते हो, उसमें सभी ट्रांजेक्शन आपको ऑनेस्टली प्रेजेंट करने होते हैं, रिप्रेजेंट करने होते हैं, प्रिपेयर करने होते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी होती है फॉर द यूजर्स के लिए। ये एक तरह का ये कहता है कि आपके जितने भी जो इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, उन सबको आपको डिस्क्लोज करना होगा। आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट में कोई भी फ्रॉड नहीं करना, ऑनेस्टली उसको प्रिपेयर करना है। एक कन्वेंसेस ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि आपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते समय या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जो आपने मेथड फॉलो करिए, ईयर टू ईयर एक ही मेथड को ही फॉलो करो, एक ही सिमिलर वे में आप उससे प्रेजेंट करो इन्फॉर्मेशन को, पीरियड ऑफ टाइम जितने भी पीरियड के लिए होता है। कहने का मतलब कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके मेथड में, प्रेजेंटेशन में, ये ध्यान रखना। कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी क्या कहता है, मैटेरियलिटी कन्वेंशंस ये इम्प्लाइज करता है कि आपके जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, आप मैटेरियलिटी जो इम्पोर्टेंट हो उससे आप शो करो, जो इम्पोर्टेंस नहीं है उससे रहने दो। कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियल कहता है कि द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ आइटम विल टू सम एक्सटेंट आफ्टर इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि कोई भी इकोनॉमिक्स के टर्म पे अगर आप उस मैटेरियलिटी चेकआउट करते हो तो उसको उसी टाइम जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो तो उसको मैटेरियलिटी, इसके इम्पोर्टेंस, उसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस से पता लगा लेते हो। कहने का मतलब है कि आपने 2 रुपये की पेंसिल खरीदी, अब इसको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में लिखने या नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन पर डिपेंड करता है कि उसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। फिर एंड द लास्ट कन्वेंसेस ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि पॉसिबल ऑफ लॉसेज जितने भी होती है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है, और जबकि जितने भी पोटेंशियल गेन होते हैं उनको इग्नोर करना है। कि अनफेवरेबल जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करना है, जबकि फेवरेबल इवेंट्स को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे असेट्स का ओवर एस्टिमेट हो जाना, स्टॉक को मार्केट वैल्यू या प्राइस पर जो भी लो है उस पर रिकॉग्नाइज करना, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेट या प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर एस्टिमेट, ये सब क्या होते हैं आपके कंजर्वेटिव में आते हैं। कि आपके जितने भी पॉसिबल लॉसेज हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, जबकि पोटेंशियल गेन को आप रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो ये एग्जांपल इसके ध्यान रखना कि स्टॉक का वैल्यूशन, कॉस्ट और मार्केट प्राइस बीच एवरेज लेग्स, वैल्यू असेट्स का वैल्यू ओवर एस्टिमेट ना करना, लाइबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, प्रॉफिट को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करना और लॉस को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके प्रेजेंट नहीं करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो कन्वेंशंस में हमने 4 पढ़ा, डिस्क्लोजर, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना, कंसिस्टेंसी जो मेथड फॉलो करो कंटिन्यूसली ईयर टू ईयर पीरियड ऑफ टाइम वही मेथड कंसिस्टेंसी फॉलो करना, मैटेरियलिटी आपके जो इकोनॉमिकली टर्म के अकॉर्डिंग या मनी टर्म के अकॉर्डिंग आप जो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो
वो उसकी इम्पोर्टेंस के बेसिस पे करते हो। और द कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आपका जितना भी पॉसिबल लॉसेज है उसको रिकॉग्नाइज करना, पोटेंशियल गेन को रिकॉग्नाइज नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।